क्या रेट है बताइए। बीच में कट गया था, ठीक है, 3%। तो 3% तो 0.03 भागे 12 गुने 3। बीच में आवाज चला गया था, सही वीडियो ही बंद हो गया था, आवाज क्या जाएगा पता नहीं, यूट्यूब कोई कोई बीच में काट देता है, क्या किया जाए। 0.03 भागे 12 गुने 3 प्लस 1 गुने 5,93,244। तो कितना हो गया सर? इतना यूरो मिलेगा बाद में। कितना? 597,693। अब यहीं पे करोगे गलती सर, इससे इसको माइनस कर लोगे, अब फिर उसको कन्वर्ट करने लोगे। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। ये होल अमाउंट कन्वर्ट होगा पाउंड में, यही चीज तुझसे बोल रहा था। ये होल अमाउंट कन्वर्ट होगा पाउंड में। तो सर ऐसा आपने डॉलर में क्यों नहीं किया? कि डॉलर ही मेरे पास पहले से था, इसलिए वहां पर नहीं हुआ। अगर क्वेश्चन ये कहता है कि डॉलर में आंसर लाओ, तो पाउंड वाले केस में भी जो होल अमाउंट रिसीव हुआ था हमको, क्या रिसीव हुआ था होल अमाउंट? 328, सॉरी 328 एक 948, ये पूरा कन्वर्ट होता, ठीक है। यहां पे भी अब पूरा कन्वर्ट होगा। चलो पूरा कन्वर्ट करो। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे सर? पाउंड है मेरे पास, यूरो है, पाउंड चाहिए। मेरे पास यूरो है, पाउंड चाहिए। तो सर पाउंड बनाना हो तो सर यूरो अगर बेस करेंसी होता तो बेस करेंसी सेल बिड रेट। सर यूरो बेस करेंसी नहीं है, पता है सर आस्क रेट कब का? 3 महीने बाद का। तो 3 महीने बाद का आस्क रेट क्या है बताओ? सर ये तो है 1.8290। और सर ये हाई लो है, ये हमेशा ध्यान रखना। हाई लो जब भी स्वैप पॉइंट हो, हाई लो है कि लो हाई है, हमेशा चेक करना। सर यहाँ माइनस होगा, माइनस होगा। माइनस क्या हो जाएगा? 0.0140। तो हमको आस्क रेट मिल जाएगा, निकालो। 1.8290 माइनस 0.0140, तो 1.815। अब काहे की बेस करेंसी पाउंड है, यूरो तो है, डिवाइड होगा, डिवाइड होगा। तो इसको कन्वर्ट किए, कन्वर्ट यूरो 597,693 इंटू पाउंड एट द रेट व्हाट? अभी निकाला था हमने 1.8150। तो कितना पाउंड हो जाएगा निकालिए। 597,693 डिवाइड बाई 1.8150। तो 5,97,693 भागे 1.8150 इक्वल्स टू $3,29,360, सॉरी पाउंड। 3,29,360 पाउंड। तो गेन क्या हुआ सर? अमाउंट पाउंड में क्या इन्वेस्टेड था पता है ना? पाउंड में क्या इन्वेस्टेड था सर? ये अमाउंट इन्वेस्टेड था 324,887। 324,887 मिला क्या सर? मिला 329,307। तो माइनस 324,887, ये हो गया 4,000। गेन क्या हो गया? 4,420 पाउंड। ऐसा अगर किया तुमने तो आंसर हो जाएगा गलत। पूछो क्या है ये सर? पाउंड पेबल क्या था उससे ना कंपेयर करिएगा। पाउंड पेबल क्या था सर? पाउंड पेबल तो ये ना था 327,285। ध्यान रखिएगा, पाउंड पेबल ये ना था 5 लाख $5 ना पे करना था। क्या समझे?
तो पाउंड पेबल ये था, ये तो सर अमाउंट इन्वेस्टेड था, पाउंड पेबल लास्टली क्या था, ये था। तो 327,285 माइनस होगा, गलती मत कर दीजिएगा। पेबल शुरू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 5,05,000 को कन्वर्ट कर शुरू में ही, अमाउंट पेबल आफ्टर 3 मंथ क्या होगा, 5,05,000 डिवाइड बाई जो भी था रेट, अपने आप निकल जाएगा, वही टाइम निकल जाएगा। उसको साइड में रखिए कि ये पेबल है, यही माइनस होगा हमेशा, माइनस पेबल क्या था 327,285, सॉरी 285। तो सर 2022 समझ में आया, गेन क्या हुआ 2022 पाउंड। अब आइए अपने आंसर पे। सर यहां पे इतना गेन था, ठीक है, यहां पर गेन कितना था, यहाँ पे इतना था, यहाँ पे इतना था, और इतना यहाँ पे किस पे कितना था 2047, ऊपर नीचे राउंडिंग के कारण हुआ है, ठीक है। 327,285 वो भी निकाला है जो हम लोगों ने निकाला था, सॉरी जो अपना पेएबल था, उसने बस 329,332 निकाला है। क्यों, उसने इसको पहले कन्वर्ट कर लिया डायरेक्ट कोट में, ताकि मल्टीप्लाई करके आंसर निकाले, हमने सीधा डिवाइड कर दिया इससे, इसलिए हमारे आंसर में हल्का फुल्का ऊपर नीचे है। पर ये तो क्लियर है ना कि प्रॉफिट ज्यादा कहाँ है, डॉलर में ही इन्वेस्ट करने में प्रॉफिट ज्यादा है। आया समझ में, कोई दिक्कत, समझे कैसे सॉल्व करना है। अगर मेरे पास वो अमाउंट पहले से डॉलर बस अवेलेबल था, यहाँ बस गेन कन्वर्ट किया गया पाउंड में, ठीक है। अगर क्वेश्चन कहता कि डॉलर में ही आंसर दो, तो यहाँ कन्वर्ट नहीं करते गेन को, लेकिन बाकी दोनों केस में जो अमाउंट रिसीव हुआ लास्ट में वो पूरा का पूरा कन्वर्ट होता, पूरा का पूरा कन्वर्ट होता, और आंसर पाउंड में निकालना था, तो हमने पहले वाले में खाली गेन को कन्वर्ट किया, पाउंड वाले में तो पाउंड में ही आंसर आ गया, वहां कुछ नहीं करना था। लेकिन फ्रैंकफर्ट वाले में पूरा का पूरा जो अमाउंट रिसीव हुआ वो कन्वर्ट हुआ, और माइनस क्या हुआ, जो पाउंड पेएबल था 5,05,000 के बदले, समझ में आया, 5,05,000 डॉलर के बदले जो पाउंड पेएबल था वो माइनस हुआ, समझ गए, कोई दिक्कत। तो ये ऐसे सॉल्व होता है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट इसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप, इजी होता है, हार्ड नहीं होता। अब एक जो आपका है ये वाला क्वेश्चन, ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, समझिएगा। कुछ खास नहीं, इसमें एक इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट भी है आपका, जो आपने बहुत पहले इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा पर भूल गए होंगे, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट क्या था, वो कॉन्सेप्ट ये था कि अगर प्राइस सर्टेन परसेंटेज से इंक्रीज होगा तो सेल सर्टेन परसेंटेज से डाउन होगा, और उस रेशियो को कहता है इलास्टिसिटी। या प्राइस सर्टेन परसेंटेज से डाउन होगा तो सेल सर्टेन परसेंटेज से इंक्रीज होगा, तो वो कितना इंक्रीज होगा सेल, कितना इंक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज के कारण, उसी को कहा जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी का बस आपका इस्तेमाल किया है इस क्वेश्चन के अंदर, कोई दिक्कत। अब इस क्वेश्चन को हम लोग इसी के आंसर के थ्रू देखते हुए सॉल्व करेंगे, और आपको इजी होगा, लिखने के में काफी समय लगेगा, ठीक है। आइए चलिए 48 में आइए और समझने की कोशिश करिएगा, काफी इजी क्वेश्चन है। या फिर इसको हम लोग कॉस्टशीट की तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक बार कॉस्टशीट की तरह सॉल्व करते हैं बना करके, आपको और अच्छा से समझ में आएगा। कॉस्टशीट में सर क्या होता है, बच्चा में पढ़ रखो, बच्चा का मैं सी इंटर में पढ़ रखा हूँ, कॉस्टशीट होता क्या है सर, कॉस्टशीट में होता है सर सेल्स, ठीक है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, होता है माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, और नीचे क्या आता है प्रॉफिट, ठीक है। सॉरी कॉस्टशीट गलत बोल गया मैं, इनकम स्टेटमेंट, कॉस्टशीट तो कॉस्ट के लिए होता है, थोड़ा उल्टा बोला गया, इनकम स्टेटमेंट।
पढ़ा ना इनकम स्टेटमेंट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट। यहाँ बीच में कंट्रीब्यूशन भी लिख सकते हो, पर क्यों अपने आप को कंफ्यूज करना। यहाँ आंसर हमको इनकम स्टेटमेंट बनेगा तो आंसर मार्क्स देगा नहीं, हमको तो मार्क्स जो देगा वो चीज किया जाए। तो सबसे पहले आते हैं सर, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में सेल्स क्या है। सेल्स क्या है? ओमेगा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एक्सपोर्ट करता है एयर कंडीशनर जर्मनी को, ठीक है, बाय इंपोर्टिंग ऑल द कंपोनेंट फ्रॉम सिंगापुर। तो करता क्या है ये? कुछ नहीं, सिंगापुर से सामान खरीदता है, उसको थोड़ा मारपीट करता है उसके साथ, मैंने कुछ नया प्रोडक्ट बनाता है या कुछ भी चेंजिंग करता है, असेंबलिंग करे चाहे जो करे, वो करने के बाद फिर जर्मनी को बेच देता है। उसने 2400 यूनिट इस साल जर्मनी को बेचा है, यूरो 500 पर यूनिट। इसका मतलब सर सेल मेरा कितना होगा? सर मेरा सेल होगा 2400 इंटू 500 यूरो। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? और वो कंपनी है कहाँ का? कंपनी है कहाँ का? सर लिमिटेड लगा है, इससे ही पता चला इंडिया का है। क्या सर हमको दूसरा कोड दिया ही क्या गया? सर रुपये दिया गया है, मैंने इंडिया का है, तो उसको रुपया चाहिए होगा ना बाबू, उसको रुपया चाहिए होगा ना, चाहिए होगा। ये दिया हुआ है तुम्हारा करंट एक्सचेंज रेट, और एक कोट एकदम सही है, उल्टा कोट नहीं है। सबसे पहले चीज चेक करना कोट सही है कि नहीं, उलटना पड़ेगा, उलटना पड़ेगा, उलटना नहीं पड़ेगा, रुपये कमजोर है यूरो से, इसलिए यूरो अगर नीचे है तो ये 0 से ज्यादा होगा, 51 है, ऑब्वियस बात है, तो मतलब कोट सही है। अब सवाल आता है कि आज अगर ये पैसा मिल गया होता, आज अगर ये पैसा मिल गया होता, तो सर वो 24 इंटू 500 यूरो मिलता, उसको सेल कर देते। तो सर अगर यूरो बेस्ड करेंसी होता और उसको सेल कर देते, सर बिड रेट चाहिए, क्या यूरो बेस्ड करेंसी है? हाँ सर वही है, तो बिड रेट क्या है? 51.50। तो रुपये में अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या हो जाएगा? रुपये 51.50 पर यूरो। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? फिर बंद हो गया क्या? लाइव जा रहा है ना? नहीं जा रहा क्या? एक सेकंड रुक जा। क्या दिक्कत हो रहा है आज? मैं कोई देख भी तो नहीं रहा। एक सेकंड, ऐसा काम नहीं चलेगा इसका, खुद ही रन करना होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, पता नहीं आज यूट्यूब का क्या सर्वर का प्रॉब्लम है, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। ठीक है, कन्वर्ट करिए, कितना रुपया होता है? तो सर 2400 गुने 500 गुने 51.50 कितना हो गया? 6 करोड़ 18 लाख। लिख लीजिए, क्या कोई दिक्कत?
अब वेरिएबल कॉस्ट का जहां तक बात है सर, वो सिंगापुर से लेके आते हैं ना, सिंगापुर से लेके आते हैं ना। कितना, सॉरी, कितना लगता है? सिंगापुर डॉलर 800 पर यूनिट। तो लिख लेते हैं सिंगापुर डॉलर 800 पर यूनिट। अब इसको भी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर सर सिंगापुर डॉलर बेस करेंसी होता, सिंगापुर डॉलर बेस करेंसी होता, तो अब ये बाई करना पड़ता, क्या देना था हमको, पेमेंट था ना, पेबल था ना, वेरिएबल कॉस्ट पे करना होगा ना, तब ना कंपोनेंट लेके इंडिया आएंगे। तो बेस करेंसी सर बाई करना होता तो सर आस्क रेट होता। तब जाके जरा देखिएगा क्या बेस करेंसी वही है? हाँ सर वही है। आस्क रेट क्या? 27.25, तो 27.25 रुपी पर सिंगापुर डॉलर। क्या आएगा, निकालिए। 2400 इंटू 800 इंटू 27.25 कितना हो गया? 5,23,20,000। 5,23,20,000 रुपया। कोई दिक्कत? अब फिक्स कॉस्ट कितना है जरा ये देखिए। तो सर फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट एंड अदर वेरिएबल भी है सर 1500, 1000 रुपया। सॉरी नहीं, अदर वेरिएबल 1500 है और फिक्स कॉस्ट 1000 है। ठीक है, तो 1000 प्लस 1500 कितना हो गया? 2500। 2500 गुने 2400 एक ही बार कर देते हैं हम लोग। ऐसे आप अलग लिख सकते हैं, ऐसे ही कर दीजिए। तो अदर वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1500 इंटू 2400, तो 36 लाख का अदर वेरिएबल कॉस्ट होगा। यहाँ पे अदर वेरिएबल कॉस्ट, रुकिएगा एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पे अदर वेरिएबल कॉस्ट लिख लीजिए 2400 गुने 1500 कितना हुआ? 36 लाख। और फिक्स कॉस्ट कितना हो गया? 2400 गुने 1000। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 2400 गुने 1000, 24 लाख। आया समझ में? इसी चीज को अपने आंसर में क्या किया है, लिख दिया स्टेटमेंट में ऐसे बना करके, और आंसर लेके आया 34,80,000। अब अपना आंसर निकालिए कितना आता है एक बार। 6,18,00,000 माइनस 52 करोड़, सॉरी 5,23,20,000, 20,000 माइनस 36 लाख माइनस 24 लाख। सर 34,80,000 रुपया आया प्रॉफिट। यहां पे कितना आया था? सर 34,80,000 ही आया है ना, 34,80,000। तो इसको बस ऐसे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया, तो बोल रहा है कि ऐसे लिख के बताओ। बता दिए, क्या दिक्कत है, बता दो, कोई प्रॉब्लम। अब प्रॉफिट आफ्टर चेंज इन एक्सचेंज रेट क्या हुआ? सर कुछ नहीं, ये पैसा अगर आज मिलता तो 34,80,000 का फायदा होता, लेकिन ये पैसा आज मिला नहीं। मिलना कब है? 6 महीना बाद। मिलना कब है? 6 महीना बाद। द कैश फ्लो इन फॉरेन करेंसी ड्यू इन 6 मंथ। तो अगर 6 महीना बाद मिलेगा तो बस इस रेट और इस रेट का यूज करेंगे। अगर इस रेट और इस रेट का यूज करेंगे तो उस केस में अपना ऑब्वियस सा बात है प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। तो वही यूज किया खाली, 52 27.75। और ये तो रुपये में था, इसमें तो कोई चेंजिंग होगा नहीं। तो कितना आएगा गेन? 31,20,000। 31,20,000। वैसा स्टेटमेंट फिर से बना सकते हैं, या फिर एग्जाम में साइड साइड ऐसे स्टेटमेंट बना सकते हैं कि टुडे आफ्टर 6 मंथ। समझ में आ गया? तो ट्रांजेक्शन एक्सपोजर कितना हो गया? 3,60,000।
ऐसा क्वेश्चन पहले हमने देखा था, इजी वाला था, जहां कुछ नहीं करना था। ठीक है, इनवाइसिंग वाला क्वेश्चन में था, एक्सपोजर कितना था, कोई दिक्कत? काफी इजी है, क्या कुछ हार्ड था? अगर ऐसे बना लिया इनकम स्टेटमेंट तो इजी लग रहा है, ऐसे देख रहे हैं कुछ अजीब लग रहा है, क्या कर रहा है, 2400 गुने 500 गुने 52 माइनस ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट 800 प्लस 1000 प्लस 1500, क्या कर रहा है? ठीक है, कुछ नहीं कर रहा है, सेल माइनस कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट, अदर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। समझ में आया? माइनस सेल वैल्यू इनटू 24 सब कुछ पर यूनिट है, बस वही चीज कर रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या था, दूसरे क्वेश्चन में क्या था, दूसरे क्वेश्चन में क्या हुआ देखिए, पहला तो निकल गया, दूसरा बोला ऊपर का डाटा है वही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस सेल प्राइस अब 25,000 लेके चलो, सेल प्राइस 25,000 लेके चलो और करंट एक्सचेंज रेट में चेंज हो जाएगा। करंट एक्सचेंज रेट मतलब ये वाला रेट चेंज हो जाएगा, ये वाला रेट ये लेके चलो और 25,000 सेल प्राइस लेके चलो, तो कौन सा हार्ड चीजें निकालना, कौन सा हार्ड चीजें निकालना बताओ? सर 25,000 ले लेंगे, करंट एक्सचेंज रेट चेंज कर दिया सर, चेंज रेट क्या बोला हूं सर, ये देखिए, यहां देखिए क्या होगा बताइए, करंट एक्सचेंज रेट ये है तो आज क्या मिलता, हाँ गलती हो गया, हाँ ये तो 25,000 हो गया, इसमें तो कन्वर्ट करना नहीं है, ये बस वेरिएबल कॉस्ट कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसे होगा सर, सिंगापुर डॉलर बाय करना था, तो अगर सिंगापुर डॉलर बेस करेंसी था, बेस करेंसी बाय, आस्क रेट क्या है, आस्क रेट क्या है 27.15, तो खाली उसको कन्वर्ट किया, खाली उसको कन्वर्ट किया, बाकी सब कुछ सेम एज इट इज और अपना प्रॉफिट चेंज हो गया। अब 6 महीने बाद वाला में भी कुछ नहीं करना है, बस वही चेंज हो जाएगा, सेल प्राइस 25,000 और वहां पे ये तो सेम रह जाएगा, क्योंकि उस रेट में चेंजिंग तो किया नहीं, बस करंट वाले में चेंजिंग कर दिया था, करंट वाले में चेंजिंग कर दिया था, तो कितना आएगा 7,20,000, कोई दिक्कत? चेंजिंग क्या किया हो, कुछ नहीं, बोला सेल प्राइस 25,000 ले लो और करंट एक्सचेंज रेट में चेंज हुआ है तो ये तो कन्वर्ट करना है, अपने करेंसी में दे दिया है, होम करेंसी में दे दिया है, कोटेशन मतलब इनवाइसिंग, तो वहां चेंजिंग करना नहीं है, चेंजिंग कहाँ करना है, वेरिएबल कॉस्ट में उसको चेंज किए और उसको निकाल लिया रेट से, तो गेन 1872 हो गया, 3480 की जगह 1872 हो गया। आया समझ में? अब नया वाला रेट के हिसाब से सेल प्राइस चेंज हो गया, बाकी ये सेम रह गया, यही वाला देखो 800 गुने दिस एंड दैट सेम रह गया, तो कितना है 720, तो उस केस में ट्रांजेक्शन एक्सपोजर क्या हो जाएगा, नया ट्रांजेक्शन एक्सपोजर निकल गया। अब आता है सवाल इलास्टिसिटी वाला क्वेश्चन का, इलास्टिसिटी वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो आओ देखो, बोला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1.5, पेमेंट आर रिसीव्ड आर टू शेड्यूल एट द एंड ऑफ 6 मंथ। सर ये प्राइस इलास्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट क्या पूछा, तो समझो, ध्यान से देखना आंसर में। सर 25,000 पे जब बात कर रहे थे हम लोग खरीदने का, पहले वाला मान लेते हैं, पहले वाला मान लेते हैं, पहले वाले एक्सचेंज रेट में सर क्या था सर, 51.50 और 55 दिया हुआ था। सर अगर हम इनवाइसिंग 25,000 रुपया में किए, यूरो में नहीं किए, तो कुछ तो यूरो होगा, अगर यूरो में करते तो किस रेट पे करते, अब ये वाला जो रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में ये इररिलेवेंट है, ठीक है, हमने इनवाइसिंग 25,000 पे किया, अगर हमने इनवाइसिंग 25,000 पे किया, इसका मतलब यूरो में कितना पे इनवाइसिंग होता, यूरो में कितना पे इनवाइसिंग होता सर, अगर रुपये को कन्वर्ट करना हो यूरो में, तो सर रिसीव होने वाला था, ये रिसीव होता, सर अगर ये रुपये रिसीव होता, सर इसको हम क्या करते, अगर ये बेस करेंसी होता तो सेल करके सर बिड रेट कर सकते हैं, सर रुपी बेस करेंसी नहीं है सर, यूरो बोल सर आस्क रेट ले लेते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पे इनवॉइसिंग हो रहा है, किस पे कन्वर्ट करे, किस रेट से कन्वर्ट करे 25,000, क्या कोटेशन हमने उनको दिया होगा। अगर हमें यूरो में बताना होता कि कितना यूरो लगेगा 25,000 रुपया की जगह, तो कैसे बताते, क्या समझे, बोलिए। वो हमको यूरो देता, मान लेते अगर यूरो में इन्वाइस करते यूरो देता, अगर यूरो में इन्वाइस करते तो यूरो देता, तो ये ऐसे सॉल्व होगा। अगर यूरो में इनवाइसिंग करते तो यूरो मिलता, तो अगर यूरो मिलता तो यूरो अगर बेस करेंसी होता तो बेस करेंसी सेल क्या होता, बिड रेट। इनवाइसिंग हमने रुपये में किया है तो रुपये तो नहीं मिलने वाला है। अगर यूरो में इनवाइसिंग करते तो यूरो मिलता ना, नहीं समझे। अगर रुपये में इनवाइसिंग तो दिक्कत ही नहीं था, पर इनवाइसिंग अगर यूरो में करते तो क्या होता, यूरो मिलता। अगर यूरो मिलता तो यूरो क्या करते सर, यूरो सेल करते, तो बेस करेंसी से बिड रेट होता। आया समझ में 51.50 कैसे लिया। अगर यूरो में इनवाइसिंग करता तो यूरो मिलता, यूरो मिलता तो यूरो अगर बेस करेंसी होता तो बेस करेंसी सेल बिड रेट 51.50, तो उससे निकाला तो बोला इतना यूरो पर इनवाइसिंग करते, ठीक है। लेकिन अगर हम नया रेट को देखें 51.75 वाले को, मतलब नीचे वाला जो था अपना ये वाला, अब यहां से अगर कन्वर्ट करे, यहां से अगर कन्वर्ट करे तो कितना यूरो पे इन्वाइसिंग करते हैं सर, इतना यूरो पे इन्वाइसिंग करते हैं। ऑब्वियस सा बात है, प्राइस अगर डाउन हुआ, प्राइस अगर डाउन हुआ सर्टेन परसेंटेज से, तो नंबर ऑफ यूनिट जो सोल होगा, माने इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम, सेल बढ़ जाएगा। तो सेल कितना बढ़ेगा उसके पहले परसेंटेज डाउन क्या हुआ ये निकालना होगा ना। तो परसेंटेज डाउन कितना हुआ सर, 2.35 यूरो डाउन हुआ। अगर 400 2.35 डिवाइड बाय क्या करोगे बताओ, 2.35 डिवाइड बाय 485.44 होगा कि 483.09 होगा, ये बता। एक चीज समझो सर, ये डाउन गया तो सर ऐसे काहे लिखा, सही से लिखा डाउन गया, कैसे लिखता सर, ऐसे लिखता नया प्राइस क्या है ये, पुराना प्राइस क्या है ये, जो पुराना वाला से डाउन गया सर, तो बेस तो ये होना चाहिए ना। खुद सोचो, खुद सोचो, डाउन कहां से गया सर, इससे यहां डाउन आया है ना, इससे यहां डाउन आया है ना, तो बेस यही होना चाहिए ना। अगर निकाल के देखिए क्या हम सही हैं या फिर हम गलत हैं। -485.44 डिवाइड बाई 485.44 इंटू 100, ऑब्वियस सा बात है परसेंटेज लाने के लिए। सर -0.48% आ गया, आया समझ में। अरे बेस तो ये है ना, यहां से डाउन गया है ना, तो बेस तो वही बनेगा ना। तो अगर 0.48% प्राइस डाउन गया, 0.48% प्राइस डाउन गया, और अगर प्राइस इलास्टिसिटी करा कि 1.5 है, तो डिमांड कितना बढ़ेगा, समझ में आया, 0.72%, क्योंकि प्राइस डाउन गया डिमांड कितना बढ़ेगा 0.72%। अगर 0.72% डिमांड बढ़ेगा तो अब कितना यूनिट परचेस करेगा सामने वाला आदमी, 2417 यूनिट। अब तो सब कुछ करना ही नहीं है, 2417 पे कन्वर्ट कर लेंगे। सर ये सब सेम रहेगा जो पहले वाला था, जो यहाँ पर था, जो यहाँ पर था, क्योंकि अपना 6 मंथ बाद का रेट तो चेंज हुआ नहीं है, 6 महीने बाद वाले में कोई चेंजिंग आया नहीं है। पर एक चीज है सर, ये जो फिक्स कॉस्ट है इसको वेरिएबल मान के क्यों यहाँ ले लिया है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना। इसके लिए अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी दिया है कि अगर आप फिक्स कॉस्ट को 24 लाख ही मान लें तो बाकी कैलकुलेशन ये रह जाएगा, और उसके बाद -24 लाख, तो उस केस में ये होगा ऑपरेटिंग एक्सपोजर। और अगर उसको भी वेरिएबल मान के ही चले 1000 पर यूनिट, वो भी इंक्रीज कर जाएगा, तो उस केस में 24,417 गुने 1000, तो उस केस में ऑपरेटिंग एक्सपोजर ये होगा। ये तो फिक्स हो गया ना 1872, ये जो नया रेट से निकाला था हमने उस पर फिक्स हो चुका है, इससे कंपेयर हो रहा है, पुराने वाले से कंपेयर नहीं होगा 3480 से, समझ गए। तो यही है सर अपना ऑपरेटिंग एक्सपोजर, समझ में आया, कोई दिक्कत समझने में।
टिप्स फॉर सीए इंटर, कौन सा पेपर, पेपर बताइएगा तो ना बता पाऊँ क्या टिप्स चाहिए आपको। बर्लिन, नाम भी तो नहीं दिखता यार, बर्लिन, मैंने किस पेपर में आपको टिप्स चाहिए ये बताइएगा तो ना। समझ में आया, क्लियर है। समझिए क्या किया, कुछ नहीं, वही जो इनकम स्टेटमेंट था वही हम लोग को बनाना था। ऑडिट, वेट अ सेकंड, ऑडिट के लिए आपको थोड़ा सा भुला चुका हूँ सिलेबस क्या है। ऑडिट में सबको दिक्कत होता है नहीं। हम्म, अच्छा मैं अटेम्प्ट है आपका। ठीक है, आगे तो आपका देखिए 11 चैप्टर है आपका। ठीक है, सबसे पहला चीज पास करने के लिए जरूरी होता है, जो चैप्टर बताता हूँ आपको, सबसे पहले पास करने के लिए आपको पढ़ना चाहिए। क्या आप लोग से कंपनी वाइड हटा दिया गया? ठीक है कोई बात नहीं, कंपनी वाइड को हटा दिया लग रहा है। सुनिए तो क्या करिएगा, वर्ड टू वर्ड पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, कोई वर्ड टू वर्ड नहीं होता है। वर्ड टू वर्ड कभी कोई ऐसा ऐसा कोशिश करना भी नहीं कि वर्ड टू वर्ड पढ़ना। ठीक है, वर्ड टू वर्ड कभी नहीं पढ़ने का। रीड मारिए, रीड मारना बहुत जरूरी है। कैसे पास करना वो समझिए। आपका जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, इससे क्वेश्चन आता होगा, ऑब्वियस सा बात है, हमारे टाइम पे आता है, इजी चैप्टर है। ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपका इजी है, ये दो पढ़िए। उसके बाद आप ऑडिट ऑफ बैंक पढ़िए और स्पेशल फीचर ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी। मेरे ख्याल से ये जो 4 चैप्टर है आपका, इससे आपको क्वेश्चन आते होंगे अच्छे खासे। अब ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं इन 4 चैप्टरों से ले करके चलूँ, इन 4 चैप्टर से लेके चलूँ और मान लूँ मेरा रिटेन में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में इन चैप्टर से मोर और लेस अगर 25 से 30 मार्क्स आपका मेरे ख्याल से आता ही आता होगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू कैन करेक्ट मी, 25 से 30 मार्क्स आता है, समझिए ना। देखिए समझिए, समझ आता है, याद नहीं होता। याद करना क्या है आपको, आपको बस 4 चैप्टर याद करना है, ये ध्यान रखिएगा। ये 4 चैप्टर आपको याद करना है, घोल के पीना है। उसमें भी आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले केस में आपको बस रीड मारना है ढंग से, समझ गए। उसके बाद आपका जो बाकी चैप्टर है जो ऐसे कंटेन करता है, इसको रेगुलर रीड मारिए। रीड कैसे मारिएगा कहता हूं, मॉर्निंग में उठे 2 चैप्टर रीड मार लिया। किस बुक से, सवाल आता है किस बुक से रीड मारे, सबसे इंपॉर्टेंट। आईसीआई का बुक थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो मैं उससे रीड मारने के लिए आपको नहीं कहूंगा। रीड मारना है किस बुक से, जो भी आपको जिस भी टीचर का बुक इजी लगता हो, पर रीड मारने वाला अच्छा बुक। मेरे ख्याल से पंकज सर का बुक आता है सेल्फ लर्निंग करके,
वो भी ठीक रहता है। ऐसा कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा, पर जहां से मैंने रीड मारता था हमेशा मुझे ठीक लगा उनका लिखा हुआ। ठीक है, आपको किसी और का ठीक लग सकता है, पर वो ऐसा नहीं कि शॉर्ट होना चाहिए। वो रीडिंग जो है ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, थोड़ा बड़ा हो, थोड़ा सही से लिखा हो। ये नहीं कि शॉर्ट में एक लाइन लिख दिया ऐसे बस, ज्यादा टीचर करते हैं कि शॉर्ट में 2-4 लाइन लिख दिया काम करता। ऐसा नहीं करना है। एक अच्छा बुक जो सेल्फ लर्निंग टाइप का बुक होता है उसको उठाइए, जो थोड़ा शॉर्ट भी हो, उसको रीड मारिए। इससे क्या होगा पता है आपको, आपका एमसीक्यू पता नहीं कब तैयार हो जाएगा, पर तैयार हो जाएगा। अगर 30 मार्क्स का एमसीक्यू है, लिख के लीजिए, आपको कम से कम 26 से 28 मार्क्स आएगा। मैंने यही किया था, सिर्फ ऐसे रीड मारा था, वर्ड टू वर्ड बस ऐसे बस रीड करता था। कारण सिंपल था, मुझे एमसीक्यू में मार्क्स चाहिए थे। पास होने का कोई और तरीका नहीं है। अगर आपको एग्जैक्ट 45, 46, 47 मार्क्स चाहिए, इसमें सिर्फ पासिंग चाहिए, तो सबसे बेस्ट तरीका है 4 चैप्टर उठाना है। हो सकता है मैं 4 चुनने में गलती कर दूं, आपके हिसाब से 4 कोई और हो सकता है जो आपको लगता हो। अगर किसी टीचर का बुक लीजिएगा तो उनके फर्स्ट 2 पेजेस पे दिया रहता है पास्ट ईयर में किन किन चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसमें पैटर्न को ढूंढिए, पैटर्न ढूंढ के 4 चैप्टर को सेट असाइड करिए, और आपको उस 4 चैप्टर से आपको याद होना चाहिए, उस 4 चैप्टर से कम 25 से 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आता ही आता हो। पूरा बुक तो रटना ही नहीं है, वो 4 चैप्टर घोल के पी जाना है। ठीक है, वो 4 चैप्टर घोल के पी जाओगे ना, वो अगर 25 या 20 नंबर भी बन गया, 40 आ जाना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एमसीक्यू जब तुम रीड मार रहे थे ना, तो इतना अच्छे से तैयार हो जाता है, इतना अच्छे से तैयार हो जाता है कि कम से कम 28 मार्क्स 26 मार्क्स तुमको आ सकता है एमसीक्यू में। मैक्सिमम 2 गलती या 3 गलती से गलती हो ही नहीं सकता एमसीक्यू में। इतना इजी है सीए इंटर का एमसीक्यू। फाइनल का एमसीक्यू थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, लेकिन सीए इंटर का एमसीक्यू डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। ज्यादा इच्छा हो तो आईसीआई का देखोगे, आईसीआई का भी आता है एमसीक्यू का। मेरे ख्याल से आईसीआई ने अपलोड किया कि नहीं तुम्हारे लिए, तो था मेरे पास, एक सेकंड दिखाता हूं। सब आता है, याद नहीं तो सब। ऑडिट याद किसको करना है? ऑडिट याद करना ही नहीं है। ऑडिट को याद करने की गलती कभी करना ही मत। जितना समय उसमें लगाओगे ना, उससे कम समय में तुम्हारे प्रैक्टिकल पेपर एग्जाम हो जाएंगे। समझे? उसको याद करने की गलती नहीं करना, रीड मारना है, ढंग से रीड मारना है, वर्ड टू वर्ड अपना वर्ड लिख सकते हो। आईसीआई नंबर देता है, मैंने आज तक कभी भी आईसीआई का वर्डिंग यूज नहीं किया एग्जाम में। आईसीआई ने नंबर दिया है, थोड़ा बहुत इंग्लिश ढंग का लिखा होना चाहिए, बस वो नंबर देता है। ढंग का इंग्लिश मतलब कि थोड़ा बहुत वर्डिंग, जैसे कुछ वर्ड प्रोविजन हुआ, अफोर मेंशन यूज करता है वो, अबव मेंशन की जगह आईसीआई अफोर मेंशन यूज करता है। इस तरह का वर्डिंग जो होता है, प्रोविजन, जो भी, और यार वर्डिंग याद भी नहीं आ रहा। वर्डिंग जो तुम पढ़ते रहोगे तो याद रहेगा वर्डिंग। थोड़ा टेक्निकल वर्ड सबका यूज करने का यूज स्टार्ट करो, समझे? बस टेक्निकल वर्ड उसका से कुछ स्टार्ट कर रहे हो लिखना, मान लो। तो अगर सेक्शन नहीं भी याद है तो एज पर कंपनीज एक्ट लिख सकते हो। ठीक है, सेक्शन मान लो ऐसे का तुमको नंबर नहीं याद है, तो एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड लिख लो। ठीक है, एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड लिख दो, नंबर देगा। एमसीक्यू के लिए सबसे बेस्ट होता है आईसीआई का अपना एमसीक्यू का मटेरियल रहता है। तो देख लेते हैं, शायद तुम्हारे लिए किया है या नहीं किया है, होगा ही, अगर आईसीआई ने रखा होगा तो होगा। केस सिनेरियो बुकलेट, इंटरमीडिएट कोर्स, ये देखो, ऑडिटिंग एंड एथिक्स। ये तुम्हारा आ गया, डाउनलोड हो रहा है। सीए फाइनल करने के लिए, सीए फाइनल में बाबू पहला अटेम्प्ट में मेरा एक ग्रुप क्लियर हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में मेरा 2 पेपर था, जिसमें एक था एएफएम 83 जो पढ़ा रहा था अभी मैं, और एक था एफआर 62। उसके बाद बचा मेरा ऑडिट। तो ऑडिट के लिए बस मैंने एक अटेम्प्ट ऑडिट का गया। तो कहने के लिए कह सकते हो 3 अटेम्प्ट, या फिर मानने के लिए मान सकते हो 2 अटेम्प्ट। क्या है कि 150 मार्क्स चाहिए था, और मेरा 2 पेपर में 145 मार्क्स था। एफआर और एएफएम लेके 145 आया था। ऑडिट में पास नहीं हुआ था, एक ऑडिट में उतना पढ़ाई नहीं किया था। उसके बाद मैंने जो फाइनल में ऑडिट पढ़ा उसमें कुछ नहीं किया, बस 2 चैप्टर,
सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ के ऑडिट पास किया फाइनल का। कौन सा? प्रोफेशनल एथिक्स, एसडीजी, ईएसजी, बस। उसके बाद क्या किया, सारा ऐसे बस रीड मारा, बार बार रीड मारा, बार बार रीड मारा। इससे क्या हो गया आपका, रीड मारते मारते आपका ऐसे स्ट्रांग हो गया, समझे? ऐसे स्ट्रांग हो गया। अब इससे क्या होता है ना कि ऐसे बार रीड मारने से एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो माइंड आपका यहाँ रखता है सब कुछ स्टोर। वो जब एग्जाम में लिखने बैठोगे ना तो अपने आप बैक करता है, हाँ वहां पे कुछ रीड मारा था, तो कुछ ना कुछ तो लिखाता है उस केस में भी। ऐसे क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ लिखा जाता है। ये आपका फरवरी 25 में आईसीआई ने इशू किया था, 140 पेज का, देखिए केस सिनेरियो है। इसको सॉल्व करिए एमसीक्यू के लिए, इसको सॉल्व करिए अपना एमसीक्यू स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक और बुकलेट था आईसीआई का, वो भी शायद डाउनलोड हो जाए तो अच्छा बात है। एमसीक्यू पुराना वाला था, पुराना वाला मिल जाए तो अच्छा है। केस सिनेरियो में आ गया, पुराना वाला एक और बुकलेट था, पुराना वाला बुकलेट पता नहीं किधर है, एक सेकंड। और इतने टेंशन क्यों लेते हो यार, 2 बार 12th फेल होकर सीए बनाया मैं, ठीक है। तो तुम तो फिर भी ठीक हो, 2 बार 12th फेल हूं मैं, समझे? जब 2 बार 12th फेल होकर सीए बना जा सकता है तो तुम तो यार फिर भी पढ़ने में अच्छे हो गए। पढ़ा वाला नहीं मिल रहा, अगर मिलेगा तो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। पुराना वाला इधर होगा मेरे पास, व्हाट्सएप पे शायद, एक सेकंड। मिल गया, व्हाट्सएप पे था। व्हाट्सएप, एक मिनट रुकना, डिस्प्ले कैप्चर, एक सेकंड। ये देखो, ये पुराना वाला है। इसमें क्या था, इसमें तुम्हारा क्वेश्चन इस तरह से भी था, 1 2 मैंने सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चन भी सारा इसमें दिया हुआ था। इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ज्यादा चेंज तो होता नहीं ऑडिट में, ऊपर से थोड़ा बहुत होता है। इसको भी प्रैक्टिस करो, कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब तुम ही बताओ, पूछा इसमें से क्या होगा, इसमें कहा गया है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल जजमेंट क्रिटिसिज्म क्या होगा, तो एज इट इज। तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। ये तुमको मैं किस वाले में डाल दूं, कैसे तुम्हारा पहुंचेगा ये वाला, अच्छा ग्रुप टेलीग्राम में ही डाल दूंगा, ठीक है। लिंक दिया हुआ है, उसमें ज्वाइन करके एफएम वाले में ही डाल दूंगा, वहां से ले लेना। ये और वो दोनों डाल देता हूँ। अब तुमने जो सवाल पूछा, केस स्टडी कैसे सॉल्व करें, तो देखो केस स्टडी का क्या है ना, जब कोई केस स्टडी देखते हो, कहाँ गया, उधर है ना। सबसे पहले सीधा क्वेश्चन पढ़ो,
समझे? क्यों पूछोगे? क्यों कि कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट आंसर होता है, डायरेक्ट आंसर होता है, भले तुम्हें दिया हुआ पूरा केस स्टडी है, ठीक है, पर कभी कभी आंसर डायरेक्टली होता है एमसीक्यू का, ऑडिट का, खासकर ऑडिट का। तो पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्यों? क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद तुम ध्यान दोगे, जब प्रैक्टिस करने लगोगे, जब प्रैक्टिस करने लगोगे तो ध्यान दोगे कि हर पैरा में एक क्वेश्चन है, खाली हर पैरा में एक क्वेश्चन है। नहीं समझे? ये एक पैरा है, ये एक क्वेश्चन है, ये एक पैरा है, ये एक क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर एक पैरा में एक क्वेश्चन है। क्लियर है एकदम? भले उसके स्टडी बना दिया हो, कुछ है नहीं, लेकिन हर पैरा में एक क्वेश्चन है। डायरेक्ट पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ लो, मैंने क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, फिर जब पैरा रीड करोगे तो तुमको अपने आप समझ में आएगा कि हाँ, हर एक पैरा में एक क्वेश्चन है सर, दिख रहा है हमको। विजुअल प्रैक्टिस, विजुअल होने लगता है, समझे? प्रैक्टिस करते जाओगे विजुअल होने लगेगा। ऐसे रटने का कोई जरूरत नहीं। जब मैं इंटरमीडिएट में था तो लोगों ने कहा ऐसे रटना जरूरी है, ठीक है, मैंने कहा क्यों जरूरी है? बोला ऐसे जरूरी है, जरूरी है। मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आता ऐसे, ठीक है। लोगों ने मेरी बात सुनी नहीं, पर मैंने ऐसे पढ़ा नहीं, वही बस रीड मारा, उससे कुछ कुछ याद हो गया मुझे। जैसे ज्वाइंट ऑडिट इजी था, याद हो गया था। याद मतलब ये कॉन्सेप्ट याद था कि हाँ ये चीज है। अब एमसीक्यू में पूछा, टिक मार दिया, थ्योरी में पूछा, लिख लिया, अपना कुछ भी लिख लिया, जितना समझ याद था दिमाग को उतना लिख लिया, समझे? तो ऐसे ही बस करना ऑडिट में। ऑडिट में चाहिए अपने को 45 मार्क्स, ठीक है, इससे आनी चाहिए 45 आए 40 आए जो है। और सीए बनने के बाद, सीए बनने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जान लो, अगर फर्स्ट जनरेशन हो तो या तो जॉब करना पड़ेगा या तो प्रैक्टिस करोगे। अब प्रैक्टिस में क्या है कि फर्स्ट हो कि सेकंड हो, फर्स्ट हो तो दिक्कत है, सेकंड को दिक्कत नहीं है। अगर कोई सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है या फोर्थ जनरेशन है, उनको प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर तुम फर्स्ट जनरेशन भी हो तो लिख के ले लो, तुमसे कोई नहीं पूछ रहा ना ऑडिट में कितना आया था तुमको, ऑडिट में कितना मार्क्स आया था कोई नहीं पूछने आ रहा, अकाउंट्स में कितना मार्क्स आया था कोई नहीं पूछने आ रहा। जॉब करने जाओगे, हो सकता है वहां तुम्हारा रिजल्ट देख ले, तुम्हारा रिजल्ट देखे, ठीक है। हाईली क्वालिफाइड के लिए जाओगे तो, नॉर्मल जॉब के लिए जाओगे तो वहां भी तुम्हारा नहीं देखेगा रिजल्ट उतना। हाँ ठीक है, आप सीए हैं, ठीक है, आपको मतलब आईसीआईसीआई बैंक में नौकरी मिल जाएगी क्रेडिट मैनेजर की, या फिर कोई भी सर्टेन जॉब है वो मिल जाएगी। ज्यादा पेबल नहीं होता, ज्यादा पे स्केल नहीं होता उस तरह का, 8 लाख 10 लाख 12 लाख। वहां पे नंबर भी नहीं देख रहा ना, अटेम्प्ट देख रहा तुम्हारा, समझ में आया? और कभी भी डिमोरलाइज नहीं होने का, मतलब डिमोरलाइज मतलब डिमोटिवेट नहीं होने का, ठीक है, समझ में आया? वही कहानी जो मैं सुनाता हूँ वो बचपन में पढ़ा था मैंने। कुएं पर रस्सी जब बार बार घिसती है तो कुएं के निशान पड़ जाता है, ठीक है, वो जो सील रहती है कुएं का, जो बीम रहता है उस पर निशान पड़ जाता है। तो वैसे जब बार बार कोई चीज रीड मारोगे ना, रीड मारोगे तो अपने आप दिमाग में धीरे धीरे वक्त के साथ चला जाएगा, समझे? और ज्यादा अच्छा केस देखना है तो सामने बैठा हूं मैं, ठीक है, 2 बार 12th फेल, साइंस बैकग्राउंड, साइंस था मेरा, ठीक है, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी चलो फेल हो गए 2 बार, पढ़ाई करते नहीं तो फेल हो गए। दोस्त ने कहा कि अब क्या किया जाए, दोस्त ने बोला सीए एक होता है 12th पास पे होता है। हमने कहा अब सीए करेंगे, सीए का सी नहीं मालूम, क्या समझे? तो हमने जाके फिर 12th किया, अब 12th पास हुए, फिर सीए में आए। सीए में कोचिंग के नाम पे सही से पूछो तो इंटरमीडिएट में कोचिंग मेरा ना के बराबर था। कुछ थोड़ा मोड़ा थ्योरी पेपर के लिए क्लास लिया, समझ में नहीं आया, फिर खुद बैठ के वही जो बताया, जो तरीका तुम्हें पढ़ने का, वो तरीका फॉलो किया। जितने प्रैक्टिकल पेपर थे खुद से पढ़ा। क्या करता था, कम से कम 10 बार सॉल्व किया मैंने अकाउंट्स, वही कहानी, 10 बार अकाउंट्स को सॉल्व किया। मार्क्स कितना है पता है अकाउंट्स में? 74 या 70, मैंने 2 पेपर था, कॉस्टिंग एफएम था और अकाउंट्स था। दोनों में 70 और 74 आया था, अब याद नहीं 70 किस में और 74 किस में आया था, ठीक है। टैक्स था, टैक्स में 69 था। किया क्या मैंने? सेम वही तरीका, बार 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 बार, जितना बार प्रैक्टिकल बना सकता हूं बनाया।
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ना कोई क्लास ना कोई कोचिंग। करता क्या था, आराम से जाके बैठ गया घर पे, ना कहीं बाहर निकलना ज्यादा उस टाइम। घर पे क्या, चला गया था बाहर कहीं, मतलब मेरे पापा का बाहर रहता था ड्यूटी, तो वो अपना ऑब्वियस सा बात है आउटर सिटी में रहते थे, मतलब सिटी से कम 80 किलोमीटर बाहर, 90 किलोमीटर बाहर, तो वहां जाके बैठ जाता था और अपना पढ़ रहा हूँ। सुबह से उठा शाम तक पढ़ रहा हूँ। फाइनल में इतना नहीं पढ़ना पड़ता है, जो बेस है तुम्हारा वो तैयार हो जाता है तुम्हारा किस में, इंटरमीडिएट में ही। इंटरमीडिएट का अगर बेस तैयार हो गया तो फाइनल तुमको काफी इजी लगेगा। और फाइनल में लिख के लो, मैंने कोई क्लास नहीं की। आईसीआई का सरकारी जो क्लास था सी ट्यूब पे, कोई कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया तो खाली उतना ही क्लास देखा मैंने, लेक्चर 1 देखा, लेक्चर 2 नहीं देखा। क्यों? क्योंकि खुद से पढ़ने पर जो क्लियरेंस आता ना दिमाग के अंदर, वो किसी के पढ़ाने से नहीं आ सकता। लिख के ले लो, किसी के पढ़ाने से कभी नहीं आ सकता। तो रीड, पढ़ना फर्स्ट, रीड करो, रीड करते रहो, जितना बार रीड कर, जितना बार प्रैक्टिकल तो बनाओ, जितना बार बना सकते तो बनाओ, इंटरमीडिएट में बनाओ प्रैक्टिकल। पन्ने पे पन्ने, कॉपी पे कॉपी भर दो, कोई फर्क नहीं पड़, भरते जाओ बस कॉपी। समझे? चलो यार, अच्छा लगा, तुम्हें हमारी बातें अच्छी लगी। कॉपियां भरो इंटर में, फाइनल में कॉपियां मत भरना, फाइनल में कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस चाहिए, कॉपियां नहीं भरनी, याद रखो। इंटर में भरो कॉपियां, इंटर में जो बेस तैयार हुआ ना कॉपी भर के, वही तुमको फाइनल में काम देगा। और थ्योरी के लिए सिंपली चीज है रीड, बार बार रीड मारो। सुबह उठो, 2 चैप्टर रीड मार लिया, शाम हुआ 2 चैप्टर रीड मार लिया, रात में सोने टाइम रीड मार लिया, या नहीं मारा रिवाइज कर लिया वापस उन चैप्टरों को, कोई दिक्कत नहीं है। पर यूज क्या करना है, आईसीआई का बुक भारी हो जाएगा, कोई भी टीचर का जो सेल्फ लर्निंग हो, ये नहीं कि एक लाइन में आंसर लिखने वाला टीचर का, जो अच्छा से किताब लिखा हो। मेरे हिसाब से पंकजगढ़ सर का बहुत अच्छा किताब है ऑडिट का, सेल्फ लर्निंग, क्रैकर वैकर नहीं, सेल्फ लर्निंग नाम से आता है, उसको पढ़ के देखना। शॉर्ट में रहता है पर पूरा कॉन्सेप्ट वहां पे रहता है, उसको रीड मारो, या फिर कोई और टीचर जो उस तरह से लिखते हैं सेल्फ लर्निंग बुक, उससे रीड मारो। बाकी आज के लिए चला जाए, कोई और सवाल हो तो।